नमस्कार। तो गाइस हमने ये चेक किया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और हमने ये भी चेक किया कि हम कितने प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक तो फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 होती है, जिसमें और 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज हमने बाद में ऐड करी। कौन सी? उनमें से एक है एंगल और एक है सॉलिड एंगल। ओके, अब एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल क्या है? ये एंगल है, चेक करिए, ये दोनों इक्वल लेंथ है। ओके, अब ये देखिए, है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ना ये लेंथ चेंज हुआ है और ना ही ये वाला लेंथ चेंज हुआ है, पर फिर भी कुछ तो भी चेंज हुआ है ना। ये अब ज्यादा हो गया, कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो चीज है, ये इसे हम क्या कहेंगे? एंगल। कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। नॉर्मल एंगल मीन्स प्लेन एंगल, क्योंकि हम इसे एक प्लेन में बना सकते हैं। Okay, this is one plane and in this plane we can draw this angle. Okay, ये दोनों को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। 7 फिजिकल क्वांटिटी तो है हमारे पास में, है ना? मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड करंट। ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इसीलिए है क्योंकि हम इन लोगों को, इन फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे की मदद से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते। हम टाइम को टेम्परेचर से, या मास को लुमिनस इंटेंसिटी से, या करंट को लेंथ से एक्सप्रेस या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए इन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल कहा जाता है। ओके, बाकी की जितनी भी क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इन 7 को छोड़ के और इन दोनों को छोड़ के जितनी क्वांटिटीज के बारे में आप पढ़ेंगे वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। जैसे प्रेशर, वर्क, पावर, फिर एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो हम इन दोनों और वो जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनके टर्म्स में इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यही खत्म नहीं होती है। एक बात याद रखें कि हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक फिजिकल यूनिट होता है। अब फिजिकल यूनिट क्या होता है ना? फिजिकल क्वांटिटी तो हो गया, अब फिजिकल यूनिट ये होता है कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई हमारे पास में एक सेकेंड, जैसे हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। ठीक है, पहले 1 2 3 वीडियोस में गाइस आप लोगों से मैं बेसिक क्लियर करना चाहूंगा। यू डोंट वरी अबाउट द नोट्स बिकॉज नोट्स आर वेरी इजी इफ यू गेट टू द कंसेप्ट्स। ओके, अब मानिए कि मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, लेंथ, लंबाई। तो हमें पता है कि हम फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेंथ को मास से ये सब नहीं कर सकते। तो हम लोगों को हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा, है ना? उनमें से एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं ले लेता हूं लेंथ को मैंने पकड़ लिया। ठीक है, और मैं लेंथ की
एक फिजिकल यूनिट बनाना चाहता हूं। ऐसे ही सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का एक फिजिकल यूनिट होगा, है ना। मैं फिलहाल लेंथ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो हमें लेंथ का आइडिया है ना। हमें पता है कि इतना बड़ा, ये ज्यादा बड़ा है और ये और बड़ा है। या फिर मैंने कहा कि भाई ये चौक बड़ा है कि ये पेन बड़ा है। आप कहेंगे सर ये पेन बड़ा है और ये चौक कम बड़ा है, छोटा है ना। अच्छा, कितना बड़ा है या ये कितना छोटा है, अब हमें इस पे काम करना है ना। सिर्फ मोर और लेस से काम नहीं चलेगा। सिर्फ पेन बड़ा है और चौक छोटा है, इससे काम नहीं चलेगा। काम अब किससे चलेगा, कितना छोटा है। अब ये कितने का जो आंसर है, इसे फाइंड करने के लिए हमें फिजिकल यूनिट का गहराई में अध्ययन करना पड़ेगा। तो गाइस, फिजिकल यूनिट का सीन ऐसा है कि मैंने अभी मान लिया, मैंने आप लोगों से कहा कि इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए, इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए और मान लीजिए कि ये 1 यूनिट ऑफ लेंथ है ना। और हमें हर यूनिट का नाम भी रखना पड़ेगा। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने ये कहा कि आप सब लोग और मैं और हम सब लोग यहाँ मिलके आज से इतने बड़े टुकड़े को क्या मान लेंगे, 1 मीटर। और मैंने क्या किया, इतने ही बड़े बड़े 50 टुकड़े बनाए और पूरी दुनिया में भेज दिए और सब जगह ऐलान कर दिया कि इतना लंबा टुकड़ा आज से 1 मीटर कहा जाएगा, है ना। तो ये जो चीज है 1 मीटर लेंथ, ये हर जगह चली गई, तुमसर में भी आ गई। और तुमसर में आ गई हमारे पास में ये वाली लकड़ी फिर से कितनी लंबी है, 1 मीटर, है ना। और ये 1 मीटर की लकड़ी मैंने इधर आसपास के कोई गांव में भेज दिया, हजारा में भेज दिया मैंने, उसको भी इतनी बड़ी लकड़ी भेज दी मैंने। और मैंने, अब आप ये किस्सा सुनिए क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अब मैंने किसी से इस लकड़ी से गिन गिन के, 1 मीटर की लकड़ी से गिन गिन के ऐसे 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 करके 50 मीटर लंबा काउंट किया और ऐसे में भी 50 मीटर लंबा काउंट किया और मैंने 50 बाय 50 मीटर की जमीन खरीद ली, उससे खरीद ली। अब क्या हुआ कि पानी आ गया, हसारा में बरसात हो गई, हमारे यहाँ बरसात नहीं हुई, ठीक है। तो हसारा में बरसात हुई तो उसकी जो लकड़ी है उसका लेंथ बढ़ गया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि लकड़ी ने पानी को सोख लिया और वो लकड़ी क्या हो गई, थोड़ी सी लंबी हो गई। फिर वो दोबारा चेक करने आया, अब बताइए उसकी लकड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई तो 50 मीटर की जगह वो लंबी लकड़ी सिर्फ 49 बता रही है। तो हसारा वाला आदमी खुश हो रहा है कि हाँ मैंने लास्ट टाइम 50 गिना था, अभी 49 ही हो रही है, मतलब मेरा 1 मीटर का फायदा हो गया। ऐसा नहीं है ना। वो लकड़ी में पानी भर गया और इसकी वजह से वो लकड़ी फैल गई और वो बड़ी हो गई, इसीलिए वैसा हो रहा है। पर अब इन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो हमें एक ऐसा यूनिट फाइंड करना है जो कहीं भी समय के साथ या लोकेशन के साथ या कोई भी फिजिकल क्या कहेंगे हम, कंडीशन के साथ चेंज ना हो। एक ऐसी हमें यूनिट फाइंड करनी है which will be acceptable universally, which cannot change with respect to time, with respect to position or due to any change in physical conditions, है ना। तो हम लोगों को अब, क्योंकि
जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हमें हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाना पड़ेगा और हर एक का स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा होना चाहिए जो चेंज ना हो, है ना, नहीं तो फिर झगड़े हो जाएंगे। अभी अच्छा हुआ कि आगे वाला खुश हुआ, कल को अगर मैं उसकी जगह पे रहता तो मैं क्या कहता कि भाई तूने मेरे को कम जगह दिया है, आगे वाला बोलेगा भाई उस समय मैंने गिना था तो ये लकड़ी बरोबर थी, अभी ये चेंज हो गई तो मैं क्या करूं। तो दैट इज व्हाई देयर नीड्स टू बी ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हमें एक सिस्टम बनाना है और हम ये सिस्टम कैसे बनाएंगे, आइए चेक करते हैं। तो गाइस इस सिस्टम को बनाने के पहले आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि एक यूनिट क्या होता है। एक यूनिट इज ए मेजरमेंट ऑफ वन स्टैंडर्ड यूनिट। वन मतलब यूनिट, है ना। अब इतना बड़ा लेंथ हमेशा 1 मीटर होगा, इतना भारी हमेशा 1 किलो होगा, ये सब पे हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं सबसे पहले यूनिट का, तो गाइस यूनिट का डेफिनेशन होगा कि यूनिट मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी। हम क्या कर रहे हैं, यूनिट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। सो यूनिट मेजरमेंट इज ए क्वांटिटी। So a unit measurement of a quantity is a standard measurement which is given a particular name. हमारे केस में हमने क्या नाम दिया, लेंथ के यूनिट को 1 मीटर, और वो 1 मीटर क्या है, 1 मतलब यूनिट और मीटर इज ए मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो यूनिट मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी, unit measurement of any quantity is a standard measurement, okay, which is given a particular name. जैसे 1 unit of length is 1 meter, 1 unit of mass is 1 kg, 1 unit of current is 1 ampere, and 1 unit of temperature is 1 degree Celsius. कैसे किया हम लोगों ने ये देखिए। अब जैसे हम लोगों को एक यूनिट बनानी है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसी यूनिट हमें बनानी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो, हर जगह पर एक्सेप्ट हो। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है या फिर जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, ध्यान से सुनिए, सुन रहे हैं ना जी। तो जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है या फिर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, उस समय जो टेम्परेचर होगा वो हम मानेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। हमने मान लिया और हमने देखा हर जगह बर्फ जमता है पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि साइबेरिया में बर्फ बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं जमता, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सली हर जगह पर बर्फ बनेगा और हमने इसे मान लिया कि ठीक है भाई, जो टेम्परेचर पे पानी बर्फ बन रहा है या बर्फ पानी बन रहा है वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे एक भैया आ गए अपोज करने के लिए, ऑब्जेक्शन लेकर आए। अब हमें सुनना तो पड़ेगा, ऑब्जेक्शन कोई भी लाता है तो हमें पहले सुनना पड़ेगा कि भाई इसकी बात में दम है या नहीं है। तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर मैं पानी को बर्फ बनते समय या बर्फ को पानी बनते समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको अगर वैरी कर दूं, है ना, तो वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वो 0 डिग्री नहीं रहेगा। फिर हमने सोचा यार ये बात तो सही कह रहे हैं कि अगर प्रेशर ज्यादा रहा या कम रहा तो देयर विल बी ए चेंज इन द स्टैंडर्ड यूनिट। तो अब क्या करें, तो इसमें और सुधार लाया गया। फिर ऐसा कहा गया कि भाई प्रेशर कितना होना चाहिए, जब पानी बर्फ बन रहा है या बर्फ पानी बन रहा है वो समय पे अगर
हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एट द सी लेवल, देन वी विल कॉल इट एज ए 0 डिग्री सेल्सियस। अब ठीक है भाई, आगे वाले ने बोला ओके दैट इज डन। तो ये हमारा हमने एक स्टैंडर्ड डिग्री बना ली कि भाई सी लेवल वाले एटमॉस्फेयर के समय जब बर्फ पानी बनेगा या पानी बर्फ बनेगा तब हम क्या कहेंगे, ये 0 डिग्री है, इसे मान लिया 0 डिग्री, साइड में रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक गंजी लाई, गंजी में पानी को डाला और पानी को गर्म कर दिया। चाय नहीं बनाना है, ठीक है, पानी को गर्म कर दिया। कब तक, जब तक वो उबलता नहीं। गर्म कर दिया, गर्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और अब पानी उबलना शुरू हो गया, उगलना शुरू हो गया, बॉईल हो रहा है वाटर। तो हमने कहा कि अब जब वाटर बॉईल हो रहा है, इस टेम्परेचर को हमने मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी वो भाई साहब आके खड़े हो गए। हमने बोला भाई वो प्रेशर वाली चीज यहाँ भी रहेगी कि इसके ऊपर भी कितना प्रेशर रहना चाहिए, एटमॉस्फेरिक इक्वल टू द प्रेशर ऑफ सी लेवल। वो भैया बैठ गए, ठीक है, ओके है ना। तो अब हमने क्या किया, हमने 2 पॉइंट सेट कर दिए, एक पानी के उबलने वाला 100 डिग्री सेल्सियस और एक बर्फ वाला, और इन दोनों के बीच में हमने 100 हिस्से कर दिए यो, और इस एक हिस्से को हमने कहा 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने ये कैसे फाइंड किया, और ये जो तरीका हमने अभी डिस्कस किया, क्या ये तरीका चेंज होगा? ऐसा होगा क्या कि ब्रिटेन में पानी उबलेगा नहीं? ब्रिटेन में भी पानी उतने ही टेम्परेचर में उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। देयर इज नो चेंज, है ना। अमेरिका में भी। सो दैट इज हाउ वी फाइंड और वी investigated about the unit. Why? Because in the definition एक और चीज है कि its value should not change with time, place and other physical condition. Physical condition, ये लकड़ी वाला हिसाब आपको याद आ रहा होगा, झगड़ा हो गया था मेरा, है ना। तो क्या ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हुआ? नहीं, ये फेल हो गया। स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेम्परेचर हुआ क्या? जी हाँ हुआ, क्योंकि वो उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है, हमें एक ऐसा तरीका फाइंड करना है कि हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज की फिजिकल यूनिट बना सकें। और वो फिजिकल यूनिट क्या शो करेगी? यूनिट लेंथ और यूनिट मास और व्हाटएवर फिजिकल क्वांटिटी इज, उसका वो यूनिट मेजरमेंट शो करेगी। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब आगे चेक करते हैं कि इस फिजिकल यूनिट की और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। So guys, these are the characteristics of a physical unit. ठीक है, तो guys physical unit का पहला प्रॉपर्टी जो है वो होना चाहिए कि its value should not change with time. ये तो हमने चेक किया कि समय जैसे चेंज हो रहा है उसके अनुसार उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। मस्ट बी वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हमने जब उस यूनिट मेजरमेंट को डिफाइन किया कि भाई एक लेंथ का यूनिट इतना ही बड़ा होगा, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं आना चाहिए। जैसे लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा है ना, ठंड में छोटा हो जाएगा, पानी भर जाएगा तो और फूल के बड़ा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो हमारा इतना बड़ा लेंथ या तो चेंज हो गया बड़ा होकर या छोटा होकर, तो कंट्रोवर्सी पैदा होगी। तो ऐसा यूनिट हमें नहीं बनाना है जिसमें क्या हो, जिसका
वैल्यू इज नॉट वेल डिफाइंड, ऐसी SI यूनिट काम की नहीं है, तो द वैल्यू मस्ट बी वेल डिफाइंड. व्हाट इज द थर्ड नंबर गाइस? मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेनेवर नीडेड. तो ये जो रिप्रोड्यूस्ड व्हेनेवर नीडेड है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. वो ये है कि आप जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर पे या नॉर्मल प्रेशर पे पानी को कभी भी गर्म करेंगे तो वो जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस. अब मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना गर्म होता है. तो आप क्या करोगे, गंजी लाओगे, पानी गर्म करोगे, और जब पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तब आप बोलोगे लुक दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस. बट व्हाट इज द कंडीशन एट नॉर्मल प्रेशर. फिर आप ब्रिटेन में गए, फ्रांस में गए, युगांडा चले गए, वहां पर भी आपने नॉर्मल प्रेशर में पानी को गर्म किया, तो वहां पर भी वो कितने टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस. देयर विल बी नो चेंज. एंड मैं क्या कर रहा हूं, मैं जब चाहूं तब आपको 100 डिग्री सेल्सियस बता सकता हूं पानी को नॉर्मल प्रेशर पे बॉईल करके. दैट इज व्हाट इज आई एम डूइंग, रिप्रोड्यूसिंग द यूनिट व्हेनेवर आई नीड. फॉर एग्जाम्पल लकड़ी का केस हटा दो, मैंने एक रॉड लिया और एक रॉड को मैंने 1 मीटर लेंथ बता दी. अब मैं क्या करूंगा, मैं भाई एक लकड़ी का टुकड़ा लेके जाऊंगा या एक रॉड लेके जाऊंगा और इतना ही बड़ा रॉड मार्क करके काट दूंगा. ये मैंने क्या किया, 1 मीटर लेंथ रिप्रोड्यूस कर ली. फिर इसे लेके जाऊंगा और सब जगह इतने ही बड़े टुकड़े बंटवा दूंगा. तो ये मैं क्या कर रहा हूं, रिप्रोड्यूस कर रहा हूं, है ना, 1 मीटर लेंथ. सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट द स्टैंडर्ड मेजरमेंट मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेनेवर नीडेड. जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े हम उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उसे दोबारा बना सकते हैं. ठीक है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज इट शुड नाइदर बी टू बिग नॉर बी टू स्मॉल. तो इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जैसे हम लोग अब इस 4th वाले पॉइंट को डिस्कस करने के लिए एक दूसरे क्वांटिटी पे आते हैं. लेंथ को बहुत ले लिया, मास को लेके काम करते हैं. अब वैसे तो हमारे पास में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, 9, है ना. तो इस लास्ट एग्जाम्पल के लिए, लास्ट टॉपिक के लिए मैं मास की बात करता हूं. अब भैया मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल या डिराइव, फंडामेंटल, इसलिए हम उसके यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग डेली सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं, है ना, ग्रोसरीज खरीदने जाते हैं. तो हमने डिसाइड किया कि मास का ऐसा यूनिट का नाम केजी रख देते हैं. मतलब मैं आपको बताऊंगा ये सब कैसे हुआ, इसका भी एक अलग हिस्ट्री है कि केजी क्यों, मीटर क्यों. पर अभी के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमने क्या नाम रख दिया, मास के ऐसा यूनिट का केजी. सो 1 kg इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, मास. तो गाइस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हमने डिसाइड कर लिया कि 1 kg इतना भारी होता है, जितना भारी होता है 1 kg, हमने मान लिया कि उतना भारी 1 kg होता है. अब हम सब्जी लेने जाते हैं, हमारा काम आसानी से हो जाता है. भाई 1 किलो सब्जी, भाई 2 किलो सब्जी, है ना. तो सब्जी खरीदने के लिए जो किलोग्राम है वो ठीक है, बरोबर है. पर अब अगर मैं ट्रक भर के कोयला मंगवा रहा हूं या ट्रक भर के लकड़ियां मंगवा रहा हूं, है ना, तब मैं किलो में अगर काउंट करने जाऊंगा तो वो निकलेगा 10,000 कुछ किलो, 12,000 कुछ किलो.
तो उस केस में जो हमारा केजी यूनिट हो गया है ये बहुत छोटा हो गया है ना। तो इस केस के लिए हम लोग एक नए यूनिट का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, दैट इज टन। अब हमने क्या किए कि भाई 1000 किलो हुए तो 1 टन बोल देने का, तो कैसे कैलकुलेशन में और आदान प्रदान में आसानी होगी। देखिए अब हम आगे ये देखेंगे कि हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एक एसआई यूनिट होगा और प्रैक्टिकल यूनिट कई सारे हो सकते हैं। तो मास के केस में केजी इज द एसआई यूनिट, बट अब कोयले की बात मैं करूं तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो जाएगा, टन, है ना। या फिर मैं अगर गया और मैंने बोला कि मुझे सोना खरीदना है, गोल्ड, और मैं गोल्ड वाले के पास में जाके बोल रहा हूं कि भैया मुझे 0.000729 टन गोल्ड चाहिए, तो दुकान वाला ये तो सुनेगा ही नहीं, 0.000729 तो सुनेगा ही नहीं, इसको कन्वर्ट भी नहीं करेगा किलोग्राम में, है ना। टन सुन के बोलेगा मैं सोना बेचना बंद कर दिया, मैं सोना नहीं बेचता, या आगे वाले को बोलेगा तू पागल हो गया, इतना सोना कोई खरीदता है। अब उसको समझाना पड़ेगा कि भाऊ इसको कन्वर्ट तो करके देखो, है ना, ये 50 ग्राम से भी छोटा होगा, करके तो देखो, है ना। पर वो करके नहीं देखेगा, वो टन सुन के क्या बोलेगा, भगा देगा, है ना। तो प्रैक्टिकल यूनिट सोना खरीदने के लिए क्या है, तोला, ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम। कोयला खरीदने के लिए टन, और सब्जी खरीदने के लिए किलोग्राम। सो ये तीनों यूनिट काय के हैं मास के लिए, टन, क्विंटल, किलोग्राम, मिलीग्राम, है ना। जैसे हम दवाइयां खरीदते हैं तो दवाइयां क्या होती है, 250 मिलीग्राम, 15 mg, 10 mg, ये भी काय का यूनिट है, मास का, पर ऐसा यूनिट नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिट है। जैसे डिस्टेंस में भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे अब मैं अगर छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करूं तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर। आप स्केल में चेक करते हैं, है ना, सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जो हम छोटे डिस्टेंसेस के लिए, छोटे लेंथ के लिए यूज करते हैं। अब अगर मुझे रास्तों का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं किलोमीटर पे आऊंगा, मैं मीटर पे काम करूंगा नहीं, और मैं सेंटीमीटर पे तो पागल हो जाऊंगा, है ना। अब मैंने आपसे कहा कि यहां से मुझे मून का डिस्टेंस फाइंड करना है, मैं यहां खड़ा हूं, यहां से मुझे मून का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपकी क्लास में 2-3 लोग खड़े हो गए, हाँ सर मैं ये स्केल से फाइंड करके बताता हूँ मून का, तो यहाँ से कैसे शुरू करोगे, 1 2 3, कहाँ तक जाओगे स्केल लेके। तो मेरे को बताओ कि किलोमीटर में हो जाएगा, पर बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, है ना, यहां से सन तक का डिस्टेंस बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। तो हमें क्यों ना इस डिस्टेंस के लिए लाइट ईयर का यूज करें। व्हाट इज 1 लाइट ईयर, देखिए हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं। 1 लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। 1 लाइट ईयर ये लेंथ का यूनिट है। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि जैसे लाइट का स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग इतने मीटर चल लेता है, 1 सेकेंड में इतना मीटर चल लेता है। आप सोचिए कि ये 1 मिनट में कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि मैंने यहां से लाइट को छोड़ दिया और लाइट अपनी इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, 1 सेकेंड में इतना, 2 सेकेंड में इसका डबल, 3 सेकेंड में, ऐसे करते करते 1 घंटे बाद कहां पहुंच जाएगा, सोचिए 1 दिन बाद कहां पहुंच जाएगा, 1 हफ्ते बाद कहां पहुंच जाएगा, 1 महीने बाद कहां पहुंच जाएगा, और 1 साल बाद कहां पहुंच जाएगा। तो यहां से शुरू करने के बाद 1 साल बाद लाइट जहां पर पहुंच जाएगा वहां तक का डिस्टेंस, यहां से उसे हम कहेंगे 1
light year. The distance traveled by light in 1 year is called as 1 light year. अब सोचिए कितने किलोमीटर आ गए, एक सेकेंड में इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो हटा दो तो 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है लाइट एक सेकेंड में। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पहुंच गया, 2 सेकेंड में 6 लाख, एक साल बाद कहां पहुंच जाएगा। इमेजिन करिए उतने बड़े वैल्यू को मैं किलोमीटर में कैसे एक्सप्रेस करूंगा, बहुत बड़ा वैल्यू है। इसीलिए यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल यूनिट होगा लाइट ईयर। ठीक है, तो गाइस आप ये समझे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट जो प्रिस्क्राइब्ड है वो है एसआई यूनिट। ठीक है, पर इसके अलावा प्रैक्टिकल यूनिट भी होते हैं। तो हमें, क्योंकि मैं आप लोगों को 11th के डोमेन के बड़े डोमेन से पढ़ा रहा हूं, 11th का डोमेन इतना बड़ा नहीं है पर 11th का फिजिक्स बहुत बड़ा है। अगर आप सही में उसे उस लेवल पे पढ़ने की कोशिश करें, अदरवाइज आप याद करके सीधा पास हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। बट बिलीव मी, इफ यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ फिजिक्स यू विल लव फिजिक्स एंड दैट इज माई गारंटी कि आपको फिजिक्स पढ़ने में आगे बहुत मजा आने वाला है, बिलीव। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को फिजिकल यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई है। ठीक है, अब आगे हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने पास SL अरोरा फिजिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 मैनेज करके रखिए, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में वी डोंट हैव इनफ टाइम टू राइट द नोट्स। एक लाइन आप कितने नोट्स बनाएंगे। नोट्स आपके पास ऑलरेडी बनाए रखे हुए हैं SL अरोरा में, उसे पढ़िए और उसे लिख कर प्रैक्टिस करिए। और हम तो है ही। ठीक है, नमस्कार।